देखिए आज इसका वीडियो भी बना रहे हैं, अगर सही से हो जाता। देखिए रोलैक्ट एक्ट का मतलब है, अभी आपको बताते हैं क्या चीज़ का, कि emboldened with this success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed रोलैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो इम्पीरियल ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, गवर्नमेंट को एक एनार्मस पावर दे दिया गया था कि किसी भी प्रिजनर को या किसी भी व्यक्ति को विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी मुकदमा चलाए 2 साल उसको जेल में डाला जा सकता था। मतलब कि हार्श पॉलिसी थी इंडियन के लिए ये, कि कहीं भी दंगा फसाद करते हुए किसी को देखो तो जेल में पकड़ के डाल दो। ऐसे भी अगर आप कहीं देख रहे हो, जैसे धारा 144 लागू हो जाती, 4-10 लोग एक साथ ग्रुप में नहीं जा सकते हैं, पुलिस पकड़ करके आपको बंद कर सकती है। तो उस समय जब स्थिति कंट्रोल में नहीं थी पुलिस से, तो मिलिट्री फोर्स भी जो है पावर में, तो रोलैक्ट एक्ट ये था आपका। तो गांधी जी जब सत्याग्रह को सफलता हुए देखे, जो उधर उन्होंने खेड़ा और चंपारण और अहमदाबाद कॉटन मिल में वर्करों के सपोर्ट में सत्याग्रह किया और उसका सफलता मिला, तो उन्होंने नेशन वाइड, मतलब पूरे राष्ट्र में जो है एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन और सत्याग्रह 1919 में रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ जो है के लिए लॉन्च किया, आंदोलन मतलब शुरू किया। दिस एक्ट had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो उनकी विधान परिषद एक तरह से हम कह सकते हैं, जो समिति थी, डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, जबकि इंडियन मेंबर जो भारतीय सदस्य लोग थे उसके अगेंस्ट थे। इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इसने सरकार को एक मतलब एनार्मस पावर दिया ऐसा कि रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसका दमन करने के लिए। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। पॉलिटिकल प्रिजनर्स मतलब जो राजनीतिक व्यक्ति, जिनको मतलब लीडरों को जो जेल में बंद किया गया था, उन पर बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के 2 साल जेल में बंद किया जा सकता था। किसी को पकड़ करके 2 साल में बंद, मतलब 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया, जिससे कि एक्टिविटी स्लो हो जाए। जब बड़े बड़े लीडर्स जेल में डाल दिए जाएंगे तो राजनीतिक गतिविधियां कम हो जाएंगी अपने आप। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायोलेंट सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी जो है नॉन वायोलेंट मतलब अहिंसात्मक सिविल डिसोबीडियंस, सबने हो गया आंदोलन एक तरह से चाहते थे, अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ, ऐसे एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ, व्हिच वुड स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, और जिसकी शुरुआत उन्होंने 6 अप्रैल 1919 में हड़ताल के साथ शुरू किया। अगला पैराग्राफ में आपका है, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स बेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज डाउन। रैलीज अलग अलग शहरों में रैली ऑर्गेनाइज किया गया, रैली का गठन किया गया, रैली हुई, और वर्कर्स बेंट ऑन स्ट्राइक हड़ताल पर चले गए, जो रेलवे वर्कशॉप में काम करते थे। शॉप दुकानें बंद हो गई। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ग एंड स्कैर्ड दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्टर्बटेड। मतलब कि ऐसे एक्टिविटीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट शुरू हो गए। लोगों ने विद्रोह, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल के थ्रू दुकानें बंद करके कम्युनिकेशन, संचार और ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधनों को बंद करके, रेलवे लाइन डिस्टर्ब करके, मतलब द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट। और इस जो एक राष्ट्रीय मूवमेंट हो रहा था, इसको दमन करने के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने निर्णय कर लिया। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर
एंड महात्मा गांधी वाज बैरड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया, मना कर दिया गया मतलब उनको, और स्थानीय नेताओं को अमृतसर से पकड़ लिया गया। On 10 April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attack on bank, post office and railway station। 10 अप्रैल को पुलिस अमृतसर में गोलाबारी का आदेश मतलब फायर का आदेश दे दिया। फायर अपॉन पीसफुल प्रोसेसन, जो शांति ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोवेकिंग वाइड स्प्रेड अटैक, बैंक पर, पोस्ट ऑफिस पर, रेलवे स्टेशनों पर, इन पे मतलब गोली, डायरेक्ट देखते ही गोली चलाने का आदेश दे दिया। जैसे कर्फ्यू में होता है, जब कर्फ्यू का उल्लंघन होता है तो गवर्नमेंट उस समय फायर ओपन का आदेश दे देती है। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायल। मार्शल लॉ का मतलब है कि द लॉ व्हेन द सिचुएशन वर नॉट कंट्रोल विद इन हैंड्स ऑफ पुलिस देन मिलिट्री कॉल। तो मार्शल लॉ, मिलिट्री पावर जब हो जाती, पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाती है नियंत्रण, तो उस समय तो जनरल डायर जो फोर्स का मतलब जनरल डायर था टू कमांड। नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आप देखेंगे ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टू प्लेस। उसने स्थिति को अपने नियंत्रण में अपने हाथ में लिया, कमांडिंग मतलब संचालन। और 13 अप्रैल को वो जो आज इनफेमस, फेमस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि फेमस कोई जब अच्छी चीज़ होती तब उसको हम कहते फेमस। आज जो विख्यात है लेकिन अपने उस कुकृत्य के वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड इंसिडेंट टू प्लेस हुआ। ऑन दैट डे, चूँकि 13 अप्रैल को पंजाबियों का बैसाखी होता है, तो लोग बैसाखी भी मनाने एकत्रित हुए थे, और जो लीडर्स पकड़े गए थे, जेल में बंद किए गए थे, उनके अगेंस्ट लोग शांति ढंग से प्रोसेशन मतलब विरोध प्रदर्शन वहाँ उस बाग में कर रहे थे। डे अ लार्ज क्राउड गेदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। वहाँ एनक्लोज मतलब जो चारों तरफ से बाउंड्री वाल से घिरा था वो बाग, केवल एक सकरा, एक नैरो एग्जिस्ट था, एक पतली एक गली थी जो निकलने के लिए, जिसके कहते गेट। तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेन द गवर्नमेंट्स न्यूज रिप्रेसिव मेजर्स। कुछ वहाँ पे तो सरकार की नीतियों के अगेंस्ट जो है अपना विरोध प्रदर्शन करने आए थे। अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। और दूसरे लोग जो थे वो वार्षिक अपना बैसाखी मेला में एकत्रित हुए थे, मतलब मेला देखने आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मेनी विलेजर्स वर अनअवेयर। मतलब शहर के अलावा बहुत से गांव से भी लोग आए थे जो कि इस सब चीज़ों से अनअवेयर थे। जो शहर में घटनाएं घटित हो रही थी, ये मार्शल लॉ क्या है, रोलैक्ट एक्ट क्या है, लोगों को पता नहीं था, वो सब भी थे। द मार्शल लॉ मतलब एक तरह से कर्फ्यू जिसको कह सकते हो आप। आउटसाइड द सिटी many villagers were unaware of the martial law that had been imposed। कि बहुत से ग्रामीणों को ये पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लगाया गया है। was to produce एक मिनट इम्पोज। डायर एंटर द एरिया। जनरल डायर जो है उस एरिया में प्रवेश किया, आया, एंड ब्लॉक द एग्जिस्ट पॉइंट। और जो निकलने का एक रास्ता था उसको ब्लॉक करा दिया, बंद करा दिया। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड। भीड़ के ऊपर आग बोला मतलब फायरिंग स्टार्ट करवा दिया। 21 राउंड फायरिंग हुई थी, killing hundreds। His object, as he declared later, was to produce a moral effect। उसने जो आदेश दे दिया कि फायर उसमें सैकड़ों, जो सैकड़ों की बात की गई है, सोचिए जब सब निहत्थे हैं और बंद रास्ता है तो कितने लोग मरे होंगे।
मतलब हजारों की संख्या में फिलहाल मरे, लगभग 400 कुछ, और कितने घायल हुए। मोरल इफेक्ट इसका एक नैतिक प्रभाव भी पड़ा। डिक्ली हिज ऑब्जेक्ट, उसका उद्देश्य, एज ही डिक्लेयर लेटर, बाद में, टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज, मतलब कि सत्याग्रहियों के दिमाग में एक भय, एक डर पैदा करने के लिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसी ही स्थिति होगी, मतलब कि गोलाबारी हम होगी और मारे जाओगे, इसलिए दोबारा कोई ऐसी घटना ना करो। ये चीज़ का फीलिंग ऑफ टेरर एंड एवी, लोगों के अंदर एक आतंक, एक भय करने के लिए उसने ऐसा कराया था। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, कितने तो उसमें एक बेल था, कुआं, अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए और वहीं मर गए। भागने का रास्ता समझ लीजिए नहीं था। जलियांवाला बाग स्प्रेड, इस निंदनीय कुकृत्य की घटना, मतलब जब समाचार फैला तो क्राउड टूक द स्ट्रीट इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। इन नॉर्थ इंडियन मतलब उत्तरी भारत, दक्षिणी तो बिल्कुल छूता था इन सब चीज़ों से, क्योंकि उस समय सूचनाओं का आदान प्रदान इतना नहीं था जैसे आज की। कोई मैसेज होता है तो तुरंत हमको मिल जाता है, मोबाइल पे आ जाता है न्यूज। तो बहुत से लोग सड़कों, गलियों में आ गए, उसके अगेंस्ट भीड़ जो है उत्तेजित होकर के, कस्बों में, शहरों में, देयर वेयर स्ट्राइक्स, क्लैशेस, मतलब हड़ताल शुरू हो गए, क्लैश विद द पुलिस, पुलिस के साथ नोका झोंकी जिसको हम कह सकते हैं, एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सरकारी बिल्डिंगों पर अटैक करना शुरू किए, भवनों पर, ऑफिसों पर। गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड विद वर्चुअल रिस्प्रेशन, सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपुल। और इस जो अमानवीय कृत्य घटना के लिए रिस्पॉन्ड थी सरकार, उसने जो है ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपुल, लोगों को एक तरह से जो है भय, मतलब भयभीत कर दिया था, कि उनके अंदर एक आतंक सा पैदा हो गया था लोगों के अंदर। सत्याग्रही वर फोर्स टू रब दियर नोज ऑन द ग्राउंड, जो सत्याग्रही आंदोलन करने वाले लोग थे नॉन वायलेंस ढंग से, उनको मजबूरी अपनी नाक को रगड़ने के लिए जमीन पर नाक रगड़वाया जाता था, उनसे घुटनों के बल जो उठक बैठक करवाया जाता था। मतलब बहुत बुरी कंडीशन, इतने हम उनके अधीन थे। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, गलियों में रेंग, जैसे कोई जानवर रेंग कर चलता है तो ऐसे ही क्रॉलिंग। एंड डू सलाम सल्यूट टू ऑल साहिब्स, साहिब को सलूट करना, अधिकारियों को सलूट करना, घिराया जाता था ऐसे पकड़ करके। पीपुल वर फ्लॉग्ड एंड विलेज अराउंड द गुजरनवाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान। लोग फ्लॉग्ड एंड विलेज, मतलब एक तरह से गांव, मतलब जैसे कि भाग जाना, छोड़ देना गांव की तरफ में, गुजरनवाला इन पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, वर बॉम्ब्ड, वहाँ पे क्या किया गया, बम्ड, बमबारी की गई। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, और इस हिंसा जो बढ़ रहा था इसको देखते हुए महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, महात्मा गांधी ने वो जो उन्होंने सत्याग्रही सिविल डिसोबीडियंस एक तरह से शुरू किया था, रोलैक्ट एक्ट के अगेंस्ट, इसको वापस ले लिया, बंद कर दिया। अगला है, while the रोलैट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, मतलब जब रोलैट सत्याग्रह, रोलैट एक्ट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह था वो एक तरह से वाइड स्प्रेड नेशन वाइड मूवमेंट ले रहा था, पूरे मतलब अदर पार्ट्स में भी ये आंदोलन फैल रहा था। उस ऐसे हमेशा गांधी जी की यही सब पीक पॉइंट पर इन्होंने सारे आंदोलन को वापस लिया है, केवल अहिंसा के, कि ये हिंसात्मक नहीं चाहते थे।
इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स। वैसे फिलहाल ज़्यादातर ये शहर और कस्बों में ही सीमित था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी जो है अब ज़्यादा वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड नहीं, नेशन वाइड आंदोलन चाहते थे, जो भारत के लगभग सभी राज्यों, सभी गांवों के लोग उसमें जुड़े। इसलिए उन्होंने दूसरा सिस्टम अपनाया। बट ही वाज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम। लेकिन वो इस चीज़ का फील भी किए कोई भी एक ऐसा आंदोलन बिना हिंदू मुस्लिम या सभी वर्ग को लिए पूरे देश के लोगों को जोड़ा नहीं जा सकता, या आंदोलन ऐसा किया नहीं जा सकता है। इसीलिए उन्होंने मुस्लिमों का साथ दिया, खिलाफत मूवमेंट। बट ही वाज यस हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टूगेदर, जब तक एक साथ ना आए। ऑन वन वे ऑफ डूइंग दिस, इसको करने के लिए एक रास्ता था, उन्होंने फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। उन्होंने खिलाफत इशू, चूँकि उस समय खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आपको पढ़ाया गया ऑटोमान डायनेस्टी क्लास 9th में। इन यूरोप में ऑटोमान डायनेस्टी, तुर्क डायनेस्टी जब फॉल डाउन हुई, उसकी हार हुई, तो वहाँ पे जो खलीफा, उनके पावर को कम कर दिया गया। खलीफा जो उनके धर्म गुरु थे, उनके पावर को कम कर दिया गया, और इससे जो है मुस्लिम वर्ल्ड जो है पूरा अगेंस्ट था, नाराज था। और बॉम्बे में दो मुस्लिम ब्रदर शौकत अली और मोहम्मद अली इस खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत किया। आगे द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमान तुर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ऑटोमान डायनेस्टी तुर्की के अंत के साथ समाप्त हुआ 1918 में। एंड देयर वेयर र्यूमर्स, वहाँ एक र्यूमर, अफवाह फैला, दैट अ हायर्स पीस ट्रेटी, एक मतलब जो ट्रीटी शांति समझौता हुआ, और हायर्स मतलब कह सकते हो उसको कि बहुत मुश्किल, was going to be imposed on the Ottoman Emperor। किसके ऊपर? ऑटोमान सम्राट के, जो वहाँ पे डायनेस्टी थी उसके सम्राट के ऊपर वो ट्रीटी थोपी गई। जैसे कि जर्मनी के अगेंस्ट जब फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुआ था, तो वहाँ पर भी जो है जर्मनी को ही दोषी माना गया था, और जर्मनी के ऊपर, जब आपको जर्मनी वाले में पढ़ाया गया था चैप्टर 3 नाजी वाले में, कि जर्मनी के ऊपर कितना टैक्स लगाया गया, और सब चीज़ जो वहाँ के मिनरल्स थे, कोल माइंस थे, और इन सब को उतने हिस्से जो जर्मनी ने जीता था उसको दे दिया गया अदर को, फ्रांस को, ब्रिटेन को। तो ऐसे ही ऑटोमान एम्पायर को इसका कारण मान करके, और उनके ऊपर जो है ये ट्रीटी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्पोज किया गया, जो उन लोगों ने अपनी शर्तें उस पर लगाई थी। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, आध्यात्मिक गुरु, खलीफा जो कहा जाता है उनको, टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर, द खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म इन बॉम्बे। और इसके अगेंस्ट में जो इनके पावर को कम कर दिया गया एक तरह से, तो उसके अगेंस्ट में खिलाफत कमेटी जगह जगह बनी, और बॉम्बे में भी बनी मार्च 1919 में, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले। खिलाफत, अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक द ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, शौकत अली और मोहम्मद अली, यंग जनरेशन मतलब एक नौ युवक, अभी वो इन लोगों ने, ये दोनों ब्रदर्स जो है इसके लीडर थे, बिगन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बॉम्बे गए और इनके साथ डिस्कस करना अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। मतलब सारी संभावनाओं पर विचार विमर्श करना कि कैसे हम हिंदू मुस्लिम एक हों, एक नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन के छाते के तहत। चूँकि मुस्लिम उस समय नाराज हो गया था कांग्रेस से, और अलग गुट बना लिया था मुस्लिम लीग, चूँकि उनके अंदर ये धीरे धीरे वो लोग फील करना शुरू किए कि कांग्रेस जो है हमारी डिमांड को उतना ढंग से नहीं रख रही है, हमारी मांगों को। तो ये था। आगे
yeah, possibility of united mass action on the issue began the discussing with the Mahatma Gandhi the possibility of united mass action on the issue, मतलब इस इशू पर एक मास मतलब जन आंदोलन। गांधी जी सा दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग, और गांधी जी ने इसको एक मौका देखा, एक तरह से वो भी समझ लीजिए थोड़ा राजनीति वहाँ पे लगाए अपना, कि मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड द नेशनल मूवमेंट एट द कलकत्ता सेशन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सेशन बहुत आता है, कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920। 1920 में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, 1920 में दो बार हुआ था, एक सितंबर कलकत्ता में और दिसंबर नागपुर में, और ये मैप में भरने के लिए बहुत आता है, तो अक्सर आता है कि 1920 में, और कभी कभी तो डेट दिया रहेगा तब आपको वही भरना होगा, और नहीं तो आप कोई भी भर सकते हो, कलकत्ता या बॉम्बे। He convinced other leaders of the need to start non-cooperation, और यहाँ पर चूंकि कांग्रेस भी उस समय उतना विचार मतलब मत नहीं रखते थे, कांग्रेस इस मीटिंग में 1920 में जो है जा करके कन्फेस हो पाए कि ठीक है हम जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में साथ देंगे, नहीं तो उसके पहले वो मतलब वही कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्वायत्ता मिले, भागीदारी मिले, इन्हीं सबको लेकर के प्रयास कर रहे थे। उसके के पहले की घटनाएं 1915 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र किसान औध किसान सम्मेलन गठन किया गया था, इसमें किसानों की समझ करने के लिए, तो किसानों को भी इसमें लिया गया था, क्लास 8 में अच्छे से दिया गया है सब। ही कन्विंस अदर लीडर, मतलब दूसरे लीडरों को भी उन्होंने कन्विंस किया, मतलब एक तरह से उस पर एक मत पर लाए, टू नीड टू स्टार्ट, जरूरत है, नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन, सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज, खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में और स्वराज के लिए। अगला हेडिंग आपका यहाँ पे आता है, ये वाई नॉन कोऑपरेशन, क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया, यहाँ पे खिलाफत के बारे में बताया गया है। हेलो हेलो, हाँ, कितने लोग जुड़े बेटा? बातें समझ में आ रही है ना? हेलो, सब देख रहे हो अपने बुक में, बातें समझ में आ रही ना? ये सारी बातें जो खिलाफत मूवमेंट है, रोलैट एक्ट है, जलियांवाला बाग, ये सब आते बेटा, ये बोर्ड के एग्जाम में और वैसे भी छोटे और बड़े क्वेश्चन दोनों में आता है, कोई न कोई एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप इसको समझते रहिए और क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन बना करके खुद ही। अब चलिए, व्हाई नॉन कोऑपरेशन, इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, 1909 में महात्मा गांधी ने अपनी बुक लिखी हिंद स्वराज, ये भी आता है फिल इन द ब्लैंक में या मल्टीपल चॉइस में, ये हिंद स्वराज किसने लिखा? गांधी जी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज स्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ, मतलब कि नॉन कोऑपरेशन, क्यों हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, यही इसका मतलब हुआ। तो इन्होंने अपनी बुक में लिखा कि ब्रिटिश ने आज इतने समय से हमारे यहाँ राज कर रहा है, क्यों? क्योंकि हम कोऑपरेट कर रहे हैं उनका, चाहे वो इंडियन रूलर्स रहे हों, चाहे लैंडलॉर्ड रहे हों, चाहे पीजेंट रहे हों, बिना हमारे कोऑपरेट किए मतलब इतना दिन शासन नहीं कर सकते हैं, तो वही कोऑपरेशन ऑफ। तो अगला पेज, धुंधला है पेज थोड़ा, लेकिन आप लोग बुक में देखिए अपने, तो यहाँ पे है ये लाइन, इंडियंस हैड द सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन ऑफ इंडियन, भारतीयों के सहयोग से ही आज वो सरवाइव कर रहे हैं,
और उनका हम सपोर्ट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, और इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, इस सहयोग के लिए, तो वही उन्होंने फील किया कि अगर हम कोऑपरेट ना करें तो इनकी इकोनॉमिक स्थिति से लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सब डिस्टर्ब होगा और इनको नुकसान होगा और ये शायद मजबूर हो जाए छोड़ने के लिए। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर हम कोऑपरेट करने से मना करते हैं, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स, तो क्या हो जाएगा, जो इंडिया में ब्रिटिश रूल है वो कोलैप्स हो जाएगा। सिकुड़ मतलब सीमित, विद इन अ ईयर, कुछ ही वर्षों में, एंड स्वराज वुड कम, और स्वराज आ जाएगा। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट, ये भी एक क्वेश्चन है कि नॉन कोऑपरेशन, असहयोग कैसे एक आंदोलन के रूप में बना। तो गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, मूवमेंट शुड, उन्होंने कहा कि आंदोलन को अनफोल्ड इन स्टेजेस। फोल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मोड़ देना, बंद एक तरह से, और अनफोल्ड मतलब ओपन कर लेना, एक स्टेज में, एक स्टेप में। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल, सबसे पहले किससे शुरू हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे महान लोगों को एक तरह से टाइटल्स दिया था, उपाधियां दिया था, जैसे सर की उपाधि, नाइट की, उसको वापस करके गवर्नमेंट अवार्डेड, एंड बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, नागरिक सेवाओं का बाइकॉट करके आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें जो मेंबर थे सबका बहिष्कार करके, त्यागपत्र, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च, एक तरह से पूरा सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस मतलब जब नागरिक ओबीडियंस को पालन ना करें, आज्ञा का पालन ना करें, कैंपेन शुरू हुआ। थ्रू द समर 1920, महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली, गर्मी के समय में, मतलब समर में, अप्रैल में महात्मा गांधी और शौकत अली 1920 में पूरे देश का एक तरह से भ्रमण किए, लोगों को मोबिलाइज किया कि भाई जुड़ो, पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, आंदोलन के लिए सबका सपोर्ट मिले, इससे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आए। मेनी विद इन द कांग्रेस वर, मतलब कांग्रेस के साथ बहुत से, हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल, दे वेयर रिलक्टेंट टू बाइकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर द नवंबर 1920, मतलब जो कि काउंसिल का इलेक्शन, परिषद का इलेक्शन होने वाला था 1920 में, उसका बाइकआउट किया। पहले तो कांग्रेस चाहते थे कि इस इलेक्शन में हमारी भागीदारी बढ़े, जिससे हम खुद स्वराज की तरफ बढ़े, लेकिन बाद में समझ एक आए, कांग्रेस भी साथ में आए उस समय लीडर, हेलो, एंड दे, बस यही एक पैराग्राफ और होगा। 10th वाले अभी जुड़े रहे, अभी 9th वाले नहीं जुड़ेंगे बेटा, 9th वाले 5 मिनट बाद जुड़ना, ये क्लास खत्म कर दूं 10th का। बस, हाँ, 2-4 मिनट और, बस एक पैराग्राफ यही चल रहा, खत्म कर दो। आप 16-17 से जुड़ जाना, अभी तो 15 तक हमने दिया था इनका टाइमिंग। आगे, इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर, इन महीनों के बीच में देयर वाज एन इंटेंस टस विद इन द कांग्रेस फॉर अ व्हाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन, मतलब बताया ना कि कांग्रेस नहीं उस समय राजी था, तो सितंबर से और दिसंबर के बीच में काफ़ी कांग्रेस के साथ हुआ, और जाकर के वही दिसंबर नागपुर सेशन जब हुआ, देखिए ध्यान से यहाँ पे, फाइनली, मतलब कांग्रेस पहले सहमत नहीं हो रहा था इससे कि हम इसमें साथ दें, वो केवल वही कि इलेक्शन में उसका ध्यान था कि 1920 नवंबर में इलेक्शन होने वाला और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसमें आएंगे, जिससे, बट फाइनली कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, याद रखिए, अंडरलाइन किया हुआ ये, 1920 में जो नागपुर का कांग्रेस सेशन हुआ, कंप्राइज वाज वर्ड अर्थ में भी है ये, वर्ड आउट नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज एडॉप्ट, तो तब जाके कांग्रेस सहमत हुआ कि ठीक है, हम इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सेदारी लेंगे, भाग लेंगे। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, कैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ, अनफोल्ड का मतलब स्प्रेड होना। अब ये हु
पार्टिसिपेट इन, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किए, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन, और कैसे अलग अलग जो सामाजिक ग्रुप थे उनके अपने अपने अलग अलग ढंग से उनके विचार थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। ये आपका आगे की क्लास में होगा। आज की क्लास इतना ही। अच्छे से आप समझें, पढ़ें, रिवाइज करें, जितना पढ़ा दिया गया उसको तैयारी करें।